ये कैसे पता लगेगा? सर देखो ऑडिटर वही ना यार, ये काम तो सुन आ जाओ। कवर करना है एडिक्वेटली क्या? ऑल एस्पेक्ट एंटरप्राइज का, ठीक है कर लेंगे। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट रिलायबल चाहिए। पहली बात हम रिलायबल की करते हैं। रिलायबल के साथ बेटा एक शब्द और जुड़े आएगा, और ये शब्द क्या है? ये शब्द है सफिशिएंट। रेलेवेंट के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहले कैसे चाहिए? रिलायबल भी, भरोसे लायक भी चाहिए, और जितनी की जरूरत है वो पूरी चाहिए। सर सफिशिएंट भी चाहिए, भरोसे वाली भी चाहिए और सफिशिएंट भी चाहिए। सर ये इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? सर देखो ऑडिटर को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपने जजमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बुद्धि का प्रयोग कहाँ कहाँ करेगा? सर ये बुद्धि का प्रयोग वो करेगा जब वो अकाउंटिंग सिस्टम जो एंटिटी का है उसको चेक करेगा, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है उनको चेक करेगा। चेक करेगा मतलब उनकी स्टडी करेगा, उसको असेस करेगा। तो क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं, इसका ऑडिटर जजमेंट लेगा। और जजमेंट वो कैसे लेगा? स्टडी और असेस करके। किसको स्टडी असेस करके? अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को। बस बैठ जाएगा क्या? नहीं सर, फिर वो कैरी आउट करेगा क्या? ऑडिट के पीआर, वो टेस्ट करेगा इन अकाउंटिंग सिस्टम पे, इंटरनल कंट्रोल पे, मैनेजमेंट वगैरह से इंक्वायरियां करेगा, और प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर है? ऑडिट के प्रोसीजर है, ये सारी चीज लगाएगा। और इससे जो जजमेंट मिला उससे पता लगाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं। अब दूसरा पंगा आता है, सर ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पर? ये इंफॉर्मेशन बेटा मिलेगी एंटिटी के अंदर ही, एंटिटी के अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मिलेगी, या एंटिटी से ही और जो सोर्स ऑफ डेटा है, बैंक हो गया, डेटा क्रेडिटर हो गया, कहीं से भी, वहां से भी ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो बेटा पहला स्कोप 4 में से जो 2 पॉइंट है वो क्लियर हो गए। कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट चाहिए, ये मिलेगी कहां से? अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अदर सोर्स ऑफ डेटा से। और क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट है? इसका जजमेंट कौन लेगा? ऑडिटर लेगा। कैसे लेगा? स्टडी करेगा, असेस करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को, और फिर अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल पे वो क्या लगाएगा? वो कैरी आउट करेगा, टेस्ट, इंक्वायरी और प्रोसीजर करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज याद हो गई, क्योंकि इसके आगे जाना नहीं है, पॉज कर लेना है। जब तक ये याद नहीं हो, ये करना है, मेरे साथ करना है। जी हाँ, समय लगेगा लेकिन ये फल दे के जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने बात कर ली थी बेटा कि इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट होगी। थर्ड पॉइंट बोलता है भैया रिलायबल सफिशिएंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी चाहिए। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सही से डिस्क्लोज प्रॉपर्टी प्रॉपरली, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपरली, क्या इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं? ये आप कैसे चेक करोगे कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं? सर जो भी ट्रांजैक्शंस एंटिटी ने लिखे हैं, जो भी इवेंट्स हुए एंटिटी में, वो देखूंगा कि सही से समराइज तो किए गए हैं ना। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम कई सारे अजम्पशन लिए होंगे, उन्होंने जजमेंट लिए होंगे। तो यार जो जजमेंट है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इंसान है, गलत हो सकता है, मैं कंसिडर करूंगा जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट का जजमेंट तो गलत है या नहीं है। और हर एंटिटी के लिए बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग होती है। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनका सिलेक्शन एंटिटी ने कैसे किया और सही से अप्लाई किया क्या, इस बात का इवैल्यूएशन करूंगा। उल्टा पढ़ो, समझ में जल्दी आता है। तो यार रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं? तो भैया मैं इवेंट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उसको देखूंगा प्रॉपर्ली समराइज किया गया क्या, जो जजमेंट है मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए वो कंसिडर करूंगा, और जो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एप्लीकेशन है वो इवैल्यूएट करूंगा सही है या नहीं। मतलब 3 पॉइंट स्कोप के याद हुए क्या नहीं हुए? देखो स्कोप में 3 पॉइंट्स है। पहला कि ओवरऑल सब कुछ कवर होना चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या था? इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन? फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके लिए ऑडिटर अपना जजमेंट लगाएगा, प्रोफेशनल जजमेंट। वो जजमेंट में क्या क्या करेगा? टेस्ट, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स लगाया, कैरी आउट करेगा, एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को क्या करेगा? अपने जजमेंट के हिसाब से, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से देखेगा, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। पहले सेकंड पॉइंट में हमने देख लिया रिलायबल होनी चाहिए, तीसरे में हमने देखा रेलेवेंट होनी चाहिए। अब रेलेवेंट में क्या क्या आता है? रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब सबसे पहला आता है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मैनेजमेंट ने क्या किया होगा? सिलेक्ट की होगी एंड अप्लाई की होगी अकाउंटिंग पॉलिसीज़। उस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के सिलेक्ट एंड अप्लाई करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किए होंगे? बहुत सारे जजमेंट बनाए होंगे मैनेजमेंट ने, बहुत सारे। वो जजमेंट बनाने के बाद उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को क्या किया? सिलेक्ट एंड अप्लाई किया, मतलब सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और उसके बाद क्या हुए होंगे? ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट एंड अप्लाई करने के बाद। तो हम ये तीनों चीज़ चेक करेंगे। पहले जजमेंट ने क्या बनाया? मैनेजमेंट ने क्या बनाया? जजमेंट बनाया। उस मैनेजमेंट के जजमेंट को हमने कंसिडर किया कि वो सही है या नहीं। दूसरा, उन्होंने जो जजमेंट बनाया उससे क्या बनाई? अकाउंटिंग पॉलिसीज़
सही से बनी है कि नहीं, उसको हम इवेल्यूएट करेंगे कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सही है या नहीं। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करने के बाद उसके बाद जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हुए होंगे वो प्रॉपर्ली समराइज है या नहीं। सब प्रॉपर्ली समराइज का मतलब जो ट्रांजेक्शन हुए वो पहले क्या एंट्री पास हुई, जर्नल एंट्री, राइट। उसके बाद लेजर्स अकाउंट्स, लेजर के अकाउंट्स बने, लेजर के अकाउंट्स में से क्या ट्रायल बैलेंस से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो समराइजेशन होता गया ना एकदम प्रॉपर्ली, तो वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं उसमें कवर हो जाती है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं और सही से काम कर रही है या नहीं। तो 3 चीज़ें हमारे स्कोप में कवर हुई यहाँ तक, राइट। चौथा जो पॉइंट है वो सर ने चौथा पॉइंट बताया है, बट दैट इज़ नॉट 4th पॉइंट, वो सिर्फ डेफिनेशन है, राइट। तो वो अपन को याद नहीं करनी है, चलेगा इतना। ये 3 पॉइंट्स याद रख लो, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या है और ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको लिख के आनी पड़ेगी। इसमें से जितनी याद पड़े बढ़िया है। बाकी 3 चीज़ें मोस्टली हेड पॉइंट से याद रखो। जैसे इसमें पहला हेड पॉइंट था कि ओवरऑल सब कुछ कवर करना चाहिए, पहला पॉइंट था, राइट। एडिक्वेटली कवर ऑल पॉइंट्स, राइट। दूसरा क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑडिटर क्या लगाएगा, अपना जजमेंट लगाएगा। कौन सा जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लगाएगा, तो उसमें कैरी आउट करेगा टेस्ट, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स एंड कंपनी के अकाउंटिंग एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या था, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को देखेगा, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल सेकंड पॉइंट समराइज हो गया। सेकंड पॉइंट में हमने इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए वो देखा, और तीसरे पॉइंट में हमने देखा इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट। तो 3 पॉइंट हमको, पहले में क्या सब कुछ कवर होना चाहिए, एडिक्वेटली कवर ऑल पॉइंट्स। दूसरे में क्या था, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट। और तीसरे में हमारा था इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। तो ये हेड पॉइंट्स आ गए। अब हेड पॉइंट से रिलेटेड जितना हम कंटेंट याद रख सके उतना बढ़िया है। नहीं समझा तो हेड पॉइंट्स तो लिख के ही आने के, पर कैसे, प्रॉपर वे में, प्रॉपर लाइन में लिख के आने के, ऐसे ही हेडिंग नहीं लिख के आनी है, राइट। जहाँ पर सिर्फ हेडिंग्स हो वहाँ पर ही हेडिंग्स लिख के आनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये वाला हुआ क्या, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया क्या, तो भैया चौथा वाला इजी है। अगर ये हो गया तो चौथा वाला बहुत ही इजी है। चौथा वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ समझना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है। एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, फिनेंशियल टर्म्स में रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी, कौन सी जो भी हम बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो रिलेटेड है टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, जो उसके अकाउंटिंग सिस्टम में से डिराइव हुई है और जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स ट्रांजैक्शंस के बारे में है। मतलब जो हमारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हुए उसको समराइज़ करके उसके एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम में से जो हमने इन्फॉर्मेशन लाई, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने फिनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस करी, दैट इज़ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि जो पास्ट में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो इवेंट पास्ट में हो चुका है, जो ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुका है, जो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेट करता है और फिनेंशियल टर्म्स में जिसको एक्सप्रेस किया गया है। मतलब एकदम शॉर्ट में बोलो तो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये सब टोटली सब कुछ उसमें आ जाता है, जिसको हम टोटली क्या बोलते हैं, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ये फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब पीछे हो चुकी होती है, क्योंकि फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो 3 प्रकार की हो सकती है, जो पास्ट में हुई है, जो अभी हो रही है और आगे जो फ्यूचर में होगी। पर जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, बन चुकी है, वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ऑडिट हमेशा किसका होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है। ऑडिट कभी भी अभी की इन्फॉर्मेशन का नहीं हो सकता या फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन का ऑडिट नहीं हो सकता, राइट। दूसरे जो आएंगे अभी चैप्टर 1 में ही वो सारी चीज़ें हो सकती है। पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ और सॉरी भी बोल दूँ कि अभी डेट है हमारा, इफ़ यू कैन सी 2 जून है, राइट। 2 जून शाम के 7 बजे है। तो पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, राइट। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, अब चालू करते हैं आगे, ठीक है। इसको सिर्फ समझ लेना, नहीं भी समझ पाई तो भी कोई टेंशन नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चौथा वाला कह रहा है यार अल्टीमेटली अपना काम क्या है, अपने को ओपिनियन देना है। एज एन ऑडिटर अपने को क्या काम करना है बेटा, अपने को ओपिनियन, मतलब यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे रहा हूँ, ये ओपिनियन देनी है। ये जो ओपिनियन होती है किसकी चीज़ होगी, तो सर ये ऑडिट हमेशा हिस्ट्री की होती है बेटा, जो चीज़ हो चुकी है उसकी ऑडिट होती है, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए अश्योरेंस सर्विसेज होती है, लेकिन जो बीत गया है वो सही से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ, क्लासीफाई हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना ऑडिटिंग होता है। तो सर ऑडिटिंग हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की होगी,
जिसमें हम फाइनेंशियल टर्म्स, रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी डिराइव फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम एंड इकोनॉमिक इवेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पास्ट पीरियड, इसको भी देखेंगे। बेटा इसमें ये ऊपर की 2 लाइन याद कर लेना, बाकी डिटेल में नहीं भी करेगा तो चल जाए। 4 नंबर के लिए ये 4 चीज होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर क्या आता है, क्या स्कोप के अंदर आता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सर क्या स्कोप के अंदर नहीं आता। स्कोप में क्या आता है वो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। व्हाट इज इंक्लूडेड हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इंक्लूडेड अपन पढ़ रहे थे। अब अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। स्कोप के अंदर क्या चीज नहीं आ सकती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी स्कोप। पहली चीज़, परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कम्पिटेंस, जो उसके काम की ही नहीं है, जो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते करना। ऑडिटर दूध ला दे, ये उसका काम है नहीं, ये दूसरे का काम है। तो जो ऑडिटर का काम नहीं है वो काम उससे करवाना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो करेगा, that is not expected from auditor and that is not included in the scope of auditor। सबसे मेन काम क्या है जो ऑडिटर नहीं करेगा या उसके स्कोप में नहीं आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसके स्कोप में नहीं आता है, राइट। परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कम्पिटेंस, राइट। जो उसका काम है उसके अलावा कुछ भी उसको काम सौंपना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो करेगा, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। दूसरा, डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स, राइट। मतलब कोई बिल्डिंग की हम आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं कि ये कितने साल चलेगी, बताओ, आप तो ऑडिटर हो। नहीं, ये उसका काम नहीं है, उसके स्कोप में कवर नहीं करता, बिकॉज ही इज नॉट अ वैल्यूअर। उसके लिए अलग से वैल्यूएशन का कोर्स होता है। जैसे सीए का कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वैसे ही वैल्यूएशन का भी एक कोर्स होता है, वैल्यूअर, राइट। वो वैल्यूअर जो होता है जिसने वो कोर्स किया होता है वो सब कर सकता है। तो डिटरमाइन सूटेबिलिटी के मतलब कितना अच्छे से चल पाएगी या वो सब। एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर्स मतलब बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गई, ये सारी चीज़ें, उनके बारे में या उनकी लाइफ के बारे में, उनकी सूटेबिलिटी के बारे में पूछना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑडिटर एंड उसके स्कोप में नहीं आता है। तीसरी चीज़ क्या है, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन। वो एक एक्सपर्ट नहीं है तो वो ये नहीं बता सकता कि ये साइन सही है या नहीं, या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। वो डॉक्यूमेंट हो सकता है टोटली सेम मैनेजमेंट ने फेक बनाया हो, राइट। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने हमको डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ऑडिट पर जाता हूँ प्रैक्टिकली, तो वहाँ पर जो लोग वो हमको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो वो हमको इन्वाइसेस देते हैं, वो हम सच मान कर बैठ जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट कि हम बता सके कि ये सही है या नहीं डॉक्यूमेंट, राइट। उन्होंने हमको दिया, हमने उसकी कॉपी रख ली या हमने उसको देख लिया, वेरीफाई कर लिया, दैट इज़ इट। हमारा वही काम है। हमारा काम ये देखना नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट सच्चा है या नहीं। हाँ, अगर हमको सामने से पता चल रहा है कि ये साइन का सिर्फ फ़ोटो चिपकाया हुआ है या ये गलत डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, बाकी हम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के कि हम डॉक्यूमेंट बता सके सच्चा है या फेक है, राइट। तो वी कांट ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। हाँ, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, तो ये हमारे स्कोप में नहीं आता है ऑथेंटिकेट करना डॉक्यूमेंटेशन को कि ये सही है या नहीं, ये हम बताना, ये हमारे स्कोप में नहीं आता है। तो पहली चीज़ कौन सी आई, परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कम्पिटेंस। परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कम्पिटेंस, जो हमारा काम नहीं है वो हमारे स्कोप में नहीं आता। दूसरा, डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स। डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स, ये हमारा काम में नहीं आता। तीसरा, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं आता, हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। चौथा, ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। मतलब क्या, हम एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ होती है और ऑडिट अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम यही पर्पस से जाते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड है, राइट। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, कि हमको कुछ पता चला कि यहाँ पर गड़बड़ है इस एंटिटी में, तभी हम वहाँ पर अकाउंट्स वगैरह या सब कुछ चेक करने के लिए गए हैं ओवरऑल। और ऑडिट मतलब कि हम इसी पर्पस से जा रहे हैं कि सब कुछ सही ही होगा, बस हमको एक बार चेक करके आना है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इन्वेस्टिगेशन में हम अंदर खोज के हमारे दिमाग में कुछ भी, अगर कुछ भी उसमें गलत भी आ गया, अगर कोई एक छोटी चीज़, एक इन्वॉइस नहीं मिला या ऐसा कुछ भी हो गया, तो भी हमारा दिमाग फ्रॉड की तरफ चलने लगता है कि ये मैनेजमेंट तो साला फ्रॉड कर रहा है। बट ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में हाँ हो सकता है गलती, ऑडिट में हम ज़्यादातर गलती को मानते हैं और इन्वेस्टिगेशन में हम फ्रॉड मानते हैं, ऐसा, राइट। तो
ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, मतलब कंपनी ने या कंपनी के मैनेजमेंट ने या कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने कुछ गलत किया है, इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग मतलब कुछ गलत किया है, ऐसा हम उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे ऑडिट में, राइट। तो ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसीलिए ऑडिटर के स्कोप में ये नहीं आता कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट को धमका रहे हैं कि ये तुमने एक इनवॉइस नहीं मिला है, तुम तो फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा हम अपना काम नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, राइट। फिर क्या है, ऑडिट इज़ नॉट एन ऑडिटर के पास कोई भी स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं होती, मतलब कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर भी रहा है, हमको पता भी चल रहा है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, तो हम उनसे सीधा गोली नहीं मार सकते कि तुम तो फ्रॉड कर रहे हो, तुमको तो जेल हो जाएगी, तुमको फांसी चढ़ेगी, नहीं, हम उनको फांसी नहीं दे सकते। हमारा काम क्या है, ऑडिट का ओपिनियन देना, ओपिनियन हमने जो दे दिया, जिस बेसिस पर दिया उस हिसाब से हमने ऑडिट की रिपोर्ट बनाकर हमने दे दी, हमारा काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर सरकार उनको पकड़ती है, वो लोग भाग जाते हैं या कुछ भी करते हैं, या वो सरकार को मारते हैं या आतंकवादी निकलते हैं, हमारा कुछ काम उसमें नहीं है। तो ऑडिटर के पास कभी भी स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं होती कि मैं उनको गिरफ्तार कर सकता हूँ या गोली मार सकता हूँ या फांसी चढ़ा सकता हूँ, वो सब अपना काम नहीं है, राइट। तो ऑडिटर के पास कोई भी स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं होती और ये हमारे स्कोप में नहीं आता कि हम उनको पकड़े या हम उनके हथियार गिरफ्तार करें या हम उनको फांसी पर चढ़ाएं या हम उनको गिरफ्तार करें, ये सब हमारा काम नहीं है। फिर छठा क्या है, ऑडिट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑडिट का काम क्या है, ऑडिट में हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पीछे हम डेफिनेशन में पढ़कर ही आए हुए हैं, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसके किस में पढ़ा था, चलो बताओ, ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, राइट। तो ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड सामने इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ अ स्पेशल पर्पस। यहाँ पर सर के पीछे लिखा हुआ इसलिए दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, राइट। फिर सातवीं क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे मेन चीज़ मैंने यही बोली कि कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अभी ऐसा होता है कई बार फॉर्म्स में कि जो ऑडिटर होता है उसी को कंपनी बोलती है कि आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आप ही रिव्यू कर लो कि बरोबर है या नहीं, आप ही देख लो, आप ही उसका ऑडिट कर लो, राइट। लेकिन ऑडिटर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, राइट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम ही बना रहे हैं और हम ही ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिटर का मेन ये तो चीज़ आपको लिखनी है 7 पॉइंट्स में से, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो सबसे पहला क्या था, दूध लाना, राइट, परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। अब इसको थोड़ा कहानी की तरफ मोड़ते हैं। समझो मैं ऑडिटर हूँ, मैं गया कंपनी में, राइट। सबसे पहले मैं जैसे ही गया, मैंने इतना अच्छा काम किया कि कंपनी ने बोला आप ही मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। क्या मैं बना सकता हूँ? नहीं। तो पहला क्या, जो चीज़ स्कोप में इंक्लूड नहीं होगी वो पहली आ गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं नहीं बना सकता। दूसरा, मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, रात को लेट तक बैठा था, फिर मैं रात को जा रहा था तो वो लोग मेरे से इतना फ्रेंडली हो गए थे तो मेरे को बोला कि कल सुबह को आते हुए दूध भी लेके आना, हम चाय बना के पियेंगे। तो क्या मैं दूध ला सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, राइट। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बना सकता। दूसरा, मैं दूध नहीं ला सकता। तीसरा, डिटरमाइन सूटेबिलिटी वाला, मतलब हम लोग फिर प्लांट में गए। दूसरे दिन मेरे को स्टॉक का ऑडिट करना था, तो स्टॉक पड़ा था फैक्ट्री में। हम लोग जैसे ही फैक्ट्री में गए तो वो लोग मेरे से फ्रेंडली हो गए थे, तो बोला चल बता ये बिल्डिंग कितने साल चलेगी। तो क्या मैं वो बता सकता हूँ? नहीं। ठीक है, तो वो बिल्डिंग का काम भी अपना नहीं है। तीसरी हमारी जो कि स्कोप में इंक्लूड नहीं होगी, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, दूसरा दूध लाना, तीसरा बिल्डिंग कितने साल चलेगी वो बताना। फिर मेरे को उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिया, कोई एग्रीमेंट दिया पार्टी के साथ, राइट। तो उसमें फ़ेक साइन लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो बताओ ये फ़ेक साइन है या नहीं है, या सच्ची साइन है। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ? नहीं, ये भी मैं नहीं बता सकता। क्या मैं ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरी चौथी लिमिटेशन यहाँ पर आ गई। लिमिटेशन तो नहीं बोलेंगे, खैर मेरे स्कोप में जो चीज़ नहीं आती है वो यहाँ पर आ गई। फिर पाँचवा क्या है, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी निकली, तो क्या मैं उनको मारने लग जाऊँ? नहीं, क्योंकि ये मेरे पास स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं है उनको मारने की, बिकॉज आई एम नॉट पुलिस वाला, राइट, या आर्मी वाला। फिर मेरे को वहाँ पर जो गलती दिखी उसके लिए मैं उन पर चिल्लाने लगा और उनको बोला कि आप फ्रॉड हो, आप फ्रॉड हो, आप फ्रॉड हो। और वो गलती क्या थी पता है? सिर्फ इनवॉइस नहीं मिला, उसके लिए मैं उन पर चिल्लाने लगा।
तो क्या ये बरोबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, मैं एक ऑडिट पर गया था, नॉट ऑन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, राइट। और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। एंड ऑडिट क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमारी कहानी कैसे बनी? सबसे पहले मैं गया ऑडिट पर, तो क्या हुआ, उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दे दो। क्या मैं बना सकता हूँ? नहीं। उन्होंने बोला, इतने फ्रेंडली हो गए, बोला दूसरे दिन दूध लेके आना। क्या मैं दूध लेके जा सकता हूँ? नहीं। तीसरा, जब मैं उनके फैक्ट्री में गया तो उन्होंने बोला कि चलो ये फैक्ट्री कितने साल चलेगी, इसकी बिल्डिंग कितनी साल चलेगी, बताओ। क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं, राइट। फिर जो था उन्होंने क्या बोला, ये जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन सही है या नहीं, बताओ। नहीं। तो ऑथेंटिक और डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता। फिर उनकी एक गलती दिखी, इन्वॉइस नहीं मिला, मैं उनको मारने लग गया। क्या कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे की लीगल पावर नहीं है। फिर उन्होंने क्या, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं उन पर चिल्लाने लगा बहुत, मैंने उनको फ्रॉड 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 बोला। क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, राइट। यहाँ पर हमारे ये ख़त्म हो जाता है। अब एक बार सर से पढ़ लेते हैं, राइट। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज व्हिच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। या ऑडिटर हो, ऑडिट करो, ठीक है। आपसे वो यही नहीं बोलेगा कि यार आप ऑडिटर हो, अकाउंट्स आती होगी, अकाउंटिंग भी आप ही कर लो। नहीं नहीं नहीं, कर सकते हो, लेकिन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज व्हिच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। में इंजीनियर थोड़ी हो, बिल्डिंग कितने साल चलेगी ये आप नहीं बताएगी। सुटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ, कि आपके लिए ये काम सही रहेगा, ये गलत रहेगा, तुमको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सिविल स्ट्रक्चर कितने साल टिकेगा, कितना मजबूत है, ऐसे दीवारें तोड़ रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना। आपका काम नहीं है ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट की चेक करना, आप क्या नोट असली है या नहीं, ये काम आपको शायद आता होगा, लेकिन आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। बेटा ऑडिटर दरवाजे नहीं तोड़ सकता, ऑडिटर डिशुम नहीं कर सकता, वो सिर्फ ओपिनियन दे सकता है। ये पुलिस वालों का काम है, ईडी वगैरह वालों का काम है, रेड वगैरह जो कर रहे हैं अजय देवगन का काम है, अपना काम नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं मिलता, डिशुम का कोई स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो बेटा क्राइम ही खत्म हो जाता, फाइनेंशियल क्राइम इंडिया से 2-4 सीईओ को उड़ाया तब। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट में अपने को सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है दैट एफएसएस द होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। और इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं सर? ऑडिट में हमको ये काम करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या अलग हो जाता है ऐसा? सर इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है अकाउंट्स का, स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे जब हम फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं ना, वो एक इन्वेस्टिगेशन है, हम फ्रॉड ढूंढने का स्पेशल पर्पस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है? फ्रॉड ढूंढना। उसको दिमाग में रख के हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस नया है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट पुराने हैं बेटा, लेकिन ये वाला एक पॉइंट नया है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंड बेटा ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कि वो खुद अकाउंट्स करे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पॉज करके तुम लोग याद कर लोगे। एक बार ये याद कर लो, मैं जल्दी से पानी पी के आता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है? इनहेरेंट होगी, मतलब जब से ऑडिट चालू हुआ है तब से है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की? चलो बताओ। पहली है नॉट एक्सपेक्टेड। ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो। क्या कभी भी ऑडिट रिस्क, हम आगे जाकर पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड नॉट डिटेक्टिंग दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ये होता है ऑडिट रिस्क। पर हम आगे जाकर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाल ही फिलहाल ये समझो कि ऑडिट रिस्क मतलब क्या, कि कंपनी में बिल्कुल कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल एक तुच्छी 10 रुपये 1 रुपये की भी गड़बड़ नहीं है। क्या हम ये बोल सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम 100% ट्रांजेक्शन्स को कभी ऑडिट कर ही नहीं सकते। अब समझो रिलायंस, चलो छोटी कंपनी है या छोटी एंटिटी है जिसमें रोज़ के 10-20 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें हम ठीक है पूरी ऑडिट कर सकते हैं। पर आप मेरे को बताओ कि इतने पैसे मेरे को मिलेंगे क्या कि मैं उसी एंटिटी का बैठ के पूरा ऑडिट करता रहूँगा? इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्या मेरे को? नहीं मिलेंगे। अगर छोटी एंटिटी है, उसके कम ट्रांजेक्शन है, फिर भी मेरे को इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे कि मैं उनके सारे ट्रांजेक्शन बैठ के ऑडिट करूँ, राइट। इसलिए क्या होती है मेन चीज़ कि हम कभी भी ऑडिट रिस्क को ज़ीरो तो नहीं कर सकते, मिनिमम कम से कम लेवल पर ले जा सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं कर सकते। तो वो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि अगर मैं सैम्पलिंग के बेसिस पर ऑडिट करता हूँ, हमेशा ऑलमोस्ट 99 100% ऑफ द टाइम मैं
सैम्पलिंग के बेसिस पर ही ऑडिट करता हूँ, राइट। सब कुछ तो मैं चेक कर ही नहीं सकता या कोई भी ऑडिटर नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए गड़बड़ी की आशंका तो रह ही जाती है। अगर समझो मैंने 90% चीज़ें भी चेक की है तो भी जो 10% चीज़ें नहीं चेक की है उसमें भी तो गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर उसमें गड़बड़ी निकल गई तो इसलिए कभी ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता, मिनिमम लेवल पर लाया जा सकता है। दूसरा, कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। फिर से वही चीज़ आ गई, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब गारंटी। क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगेन सेम चीज़ कि मैं सैम्पलिंग के बेसिस पर ऑडिट कर रहा हूँ, कभी भी मैं 100% ऑडिट कर ही नहीं रहा। पढ़ा तो कम दे पूरा कम खीर का बैठी आज। तो नेक्स्ट टॉपिक, पुराना टॉपिक, मस्त टॉपिक। हमेशा सवाल ये किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है कि यार ऑडिट एज ए सब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना। हम क्यों सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ले पाते हैं? अगर हम पूरी जी जान से ऑडिट करें, एक एक चीज को सब चेक करें, तो क्या हम 100% अश्योरेंस, जिसको गारंटी भी बोलते हैं, वो ले सकते? नहीं बेटा, अपन गारंटी जैसे शब्दों से दूर रहते हैं, अपने को उसकी स्पेलिंग तक भूल जानी चाहिए। कभी हम ये वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, चाहे हम 100% एग्जामिनेशन ही कर ले, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ऑडिटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत क्या है? इस दिक्कत को बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट एज ए सब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन है। और ये लिमिटेशन क्या है बेटा? ये दो लिमिटेशन है कि यार ऑडिटर से ना तो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। अब बेटा ये ऑडिट रिस्क का नाटक आपने चैप्टर 3 चैप्टर 4 इसमें है, आपके चैप्टर 2 में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये एक अगर आप पढ़ के आए हुए तो आप लोग को पता होगा, एक इक्वेशन लिखी हुई थी, ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑडिट का रिस्क है। ये जिस क्लाइंट की हम ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट का रिस्क नहीं है। तो सर ऑडिट खुद जब आप करने जाओगे कोई ना कोई रिस्क होगा, ये ऑडिट का रिस्क कहलाता है। और आप कुछ कर लो सर, साम नाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। एक अच्छा ऑडिटर होगा वो इस रिस्क को कम कर लेगा, रीजनेबली एक्सेप्टेबल लेवल तक कम ले आएगा, लेकिन जीरो तो नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर पहला क्लियर, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। एंड ऑडिटर अगर पूरी जी जान लगा भी दे तो भी ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो तो ले नहीं सकता। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। तुमको इतना सा याद रखना था, बाकी का तो नीचे का तो एश्योरेंस वर्ड के आगे अपने आप ही लग जाता है, साथ में टंग जाते हैं ये सारे भाई लोग, ठीक है। तो ये दो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि यार एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब इनहेरेंट लिमिटेशन पे जो एक सवाल भी बनता है वो है सर क्यों है ये इनहेरेंट लिमिटेशन? ठीक है, क्या कारण है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर ये लिमिटेशन इतनी ज़्यादा रच बस गई है कि कुछ भी कर लो नहीं निकाल सकते? तो भैया इसके कुछ फैक्टर्स, ठीक है, कई तरीके। हमने इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ी, उसमें मैंने मेन चीज़ अपन ने यही देखी है कि सैम्पलिंग बेसिस पर हम ऑडिट करते हैं, इसीलिए ना ही ऑडिट रिस्क को ज़ीरो कर पाते हैं, ना ही हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर दे पाता है, राइट। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं होती, और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इनहेरेंट लिमिटेशंस बनती है, राइट। तो वो फैक्टर्स क्या है, वो कारण क्या है जिनकी वजह से ये इनहेरेंट लिमिटेशंस बनती है? तो वो कारण 5 है, जिसका क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो सिर्फ फैक्टर्स का भी आ सकता है, या तो ऐसा भी बोल सकता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है और उसके फैक्टर्स क्या है बताओ। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो पहला क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आता है फाइनल में, राइट, विच इज़ ओनली अकाउंट्स। मतलब यहाँ पर जो आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हो इंटर में, वही फाइनल में अकाउंट्स ही आता है सेम। यहाँ पर एस आते हैं तो वहाँ पर इंड एस आते हैं, बट सिर्फ सब्जेक्ट बदल देते हैं, विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाम बदल देते हैं, मतलब अकाउंट्स ही है, समझो। नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट का जजमेंट। हो सकता है मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया हो कि हमारे लिए डेप्रिसिएशन की SLM मेथड बढ़िया रहेगी, लेकिन रहती हो बढ़िया WDV। हो सकता है ना जजमेंट गलत हो, तो इसलिए अगर हम 100% ऑडिट भी कर रहे हैं, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया कि हाँ मैनेजमेंट ने WDV मेथड ली थी और उसके हिसाब से WDV में डेप्रिसिएशन सही आ रहा है, मैनेजमेंट ने सही कैलकुलेट किया है, लेकिन जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लिया है कि WDV लेनी चाहिए, वो हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आपने WDV क्यों लिया, SLM लेना चाहिए था। नहीं, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का जजमेंट है, मैनेजमेंट को जो सही लगा वो उन्होंने किया, राइट। तो
दैट इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा है, कि प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के जजमेंट को इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है। अब मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन में आ सकता है, राइट। तो उसके वजह से हम ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते और ना ही हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं, इवन इफ हम 100% ऑडिट कर रहे हों। समझे? नहीं समझे तो 1 मिनट पीछे करके फिर से देख लेना। डन। सेकंड फैक्टर देखते हैं। कई लोग जिम्मेदार हैं ये इनहेरेंट लिमिटेशन की। पहला जिम्मेदारी किसने उठाई? पहली जिम्मेदारी है सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स बनाने के तरीके में दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है कि सर जब मैनेजमेंट, हम नहीं, जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है ना, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट का जजमेंट। मैनेजमेंट भी तो इंसान है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, गलत प्रोविजन बना दिया, गलत डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस, ये पहली दिक्कत क्या, हेडिंग याद रखनी है बेटा, मतलब बाद में करेंगे। पहला टारगेट क्या है कि टारगेट है कि सर ये जो अंडरलाइन वाली हेडिंग है ना, इसको याद करेंगे। पहली दिक्कत किसकी? पहली दिक्कत नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या दिक्कत है? अब वो नेक्स्ट फेज में याद करो कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लग जाता है, इन्वॉल्व क्या हो जाता है, मैनेजमेंट का जजमेंट। दूसरी दिक्कत, जिनको मैं ऑडिट के प्रोसीजर्स हम बोलते हैं, ऑडिट के हथियार बोलते हैं, 7 हथियार है बेटा, ठीक है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रिपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 7 हमारे ऑडिट के क्या है, हथियार है। इन हथियारों में दिक्कत है, इन वेपन्स में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि सर 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है प्रैक्टिकल लिमिटेशन और दूसरी है लीगल लिमिटेशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या? जैसे सैम्पलिंग अप्रोच। सर हम चाहकर भी 100% ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर समय नहीं है इतना कि हर चीज को ऑडिट कर लेते। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है? लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन में क्या कि सर ये जो मैनेजमेंट है ना, ठीक है, लीगल लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट, लीगल लिमिटेशन का सेकंड पॉइंट एंड लीगल लिमिटेशन का थर्ड पॉइंट। ये लीगल लिमिटेशन के पॉइंट चल रहे हैं कि सर जो मैनेजमेंट है ना, वो कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली सारी की सारी जानकारियां नहीं दे ऑडिटर को। जब ऑडिटर को सारी जानकारियां ही नहीं मिलेगी तो क्या ऑडिट करेगा? तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो गई सैम्पलिंग अप्रोच, ये एमसीक्यू में हो गया। लीगल लिमिटेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द लीगल लिमिटेशंस इन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जी हाँ, तो 3 नंबर के लिए सवाल आ सकता है। 3 नंबर के लिए 3 चीजें आप लिख सकते हो कि सर पहले तो मैनेजमेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऑडिटर को मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी नहीं दी तो आधी अधूरी जानकारी पे ऑडिट आधी अधूरी होगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर सर फ्रॉड हुआ है तो ठीक है, वो जॉन इब्राहिम लेवल फ्रॉड, वो ऋतिक रोशन लेवल फ्रॉड, वो आमिर खान, ये धूम के मैं बात बता रहा हूँ, फ्रॉड सर अमेजिंग लेवल पे, मनी हाइस्ट लेवल पे, प्रोफेसर लेवल का फ्रॉड हुआ है कि फ्रॉड में इन्वॉल्व इतना सोफेस्टिकेटेड, फ्रॉड में इन्वॉल्व बहुत ही सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स जो फ्रॉड को छुपाने के लिए, तो ऑडिटर ने उसके साथ मुश्किल नहीं ढूंढ पाए। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, जैसे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट एक एग्जांपल हो गया, डॉक्यूमेंट झूठे, और हमने अभी पढ़ लिया था ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट और ये ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का उसके हम एक्सपर्ट भी नहीं है, तो इन झूठे डॉक्यूमेंट को हम सच मान सकते हैं। तीसरा, तो भाई साहब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आज अपने इंडिया में बेटा मामे चाचे इतने सारे रहते हैं, इनफैक्ट पास पड़ोसी वाले सब रिश्तेदार, ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका मामा है, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की भी दिक्कत है। तो सुनो, क्लियर है? सेकंड वाला, पहले वाले हमारी दिक्कत क्या थी, इनहेरेंट लिमिटेशन के फैक्टर में पहले दिक्कत थी क्या, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट का जजमेंट। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें 2 दिक्कतें, प्रैक्टिकल दिक्कत है, लीगल दिक्कत है। प्रैक्टिकल दिक्कत जैसे सैम्पलिंग अप्रोच हो गया, लीगल दिक्कत में 3 पॉइंट आ गए कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनेजमेंट या अदर्स मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या आ गया कि सब फ्रॉड इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम है कि हम क्या हमारे साथ कुछ नहीं देख सकते, जैसे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। तीसरा क्या दिक्कत, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो ऑडिटर को पता ही नहीं लगी। फिर ये भी बात हमने स्कोप में देख ली कि भैया ऑडिट जो है ना, वो है ना नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, दरवाजे तोड़ने की परमिशन नहीं है, नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। चौथी दिक्कत क्या कि सर जल्दी ऑडिट करो, जल्दी ऑडिट करो, जल्दी ऑडिट करो, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही ऑडिट खत्म होगी वैसे ही उनको क्या करना है, वैसे ही उनको एजीएम बुलानी है, तो टाइम कम रहता है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, काम खराब हो सकता है। और जैसे जैसे अगर हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया ऑडिट में, तो जो इन्फॉर्मेशन जो आज रेलेवेंट है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाएगी। डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन पर टाइम, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। प्लस एक दिक्कत और कि सर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का खर्चा लगता है। आज सिंगापुर में मेरा 50,000 रुपये का माल है, क्या ऑडिटर 5 लाख रुपये खर्च करके उस माल को चेक करने जाएगा? वो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट और जितना बेनिफिट मिल रहा है उसको बैलेंस नहीं बैठ रहा है। तो हमें ऑडिटर को एक बैलेंस भी बनाना है बिटवीन रिलायबिलिटी, किस किस में बैलेंस बनाना है बेटा,
रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, कॉस्ट जितना लग रहा है उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का और जितना रिलायबिलिटी है, इस दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए चल रहा है, इसलिए रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा। और आखिरी जो है वो है क्या सर, फ्यूचर इवेंट। जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं तो एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेते हैं, ऑडिटर भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन रहता है, लेकिन सर भविष्य किसने देखा है, अनसर्टेन है, तो एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ये एक दिक्कत है। हमने लिखा सब बढ़िया चल रहा है, अगले दिन बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, वही दिक्कतें ऐसी हो सकती है। तो बताइए 5 में से तो 4 फैक्टर आपको करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर में लीगल लिमिटेशन के अंदर के तीनों पॉइंट अच्छे से करते हैं ना, 1 2 3 इसलिए लिखा है 3 नंबर के लिए, ये अलग से आ सकता है। तो इसमें 2 तरीके के सवाल बन सकते हैं, एक तो इनहेरेंट लिमिटेशन का सवाल आ गया, 3 तरीके के इनहेरेंट लिमिटेशन का, दूसरा फैक्टर्स, तो 5 में से 4 फैक्टर, या फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में लीगल लिमिटेशन का सवाल आ सकता है। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट आपके लिमिटेशन का, दूसरा फैक्टर्स, तो 5 में से 4 फैक्टर, या फिर नेचर ऑफ अब पहला अपन ने क्या देखा, मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसका हेडिंग क्या था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले किसकी, अकाउंट्स वालों की गलती या कंपनी की गलती। तो कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज व्हाट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर में गड़बड़ी है, राइट, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, पहले मैनेजमेंट की गलती थी, दूसरी ऑडिटर की गलती, अब सारी ऑडिटर की ही गलती आ रही है। क्यों, क्योंकि ऑडिटर की गलती क्या हो सकती है, मतलब ऑडिटर की गलती नहीं, ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ गड़बड़े हैं। क्या कि प्रैक्टिकल गलती क्या है और लीगल गलती क्या है, लिमिटेशन क्या है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि सैम्पलिंग अप्रोच, वही चीज़ जो हमने बार बार बात की। उसके बाद ये लीगल लिमिटेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। मैनेजमेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, हमको तो देखो पता नहीं है कि कितने डॉक्यूमेंट्स है या अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट हमको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसने नहीं की, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसने नहीं की। कुछ इन्फॉर्मेशन तो चलो हम बोल सकते हैं कि हमको नहीं मिली, बट कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, अब समझो मैं चेक कर रहा हूँ 1000 रुपये से ज़्यादा वाले इन्वॉइसेस, राइट, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत सारे इन्वॉइसेस 500 से कम रुपए के बुक तो करके रखे हैं, लेकिन उसके इन्वॉइसेस ही उनके पास नहीं है। अब क्योंकि मैं 1000 से ऊपर वाले ही चेक कर रहा हूँ, तो मैं उनसे 1000 से ऊपर वाले ही इन्वॉइसेस लूँगा, 500 से कम वाले या 500 वाले या 1000 से कम वाले इन्वॉइसेस तो लूँगा नहीं। अब उन्होंने बनाए भी नहीं हुए वो इन्वॉइसेस, सिर्फ फेक सेल्स या फेक परचेस बुक करके रखी है। 500 रुपये की रोज़ पार्टियाँ करते थे और उसके इन्वॉइसेस बुक कर देते थे कि हमारा परचेज़ में खर्चा हुआ है। तो फिर तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स में कवर हो सकता है, या तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसमें भी, या तो फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। अब क्योंकि हम हर साल 5000 रुपये का सैम्पलिंग रखते हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा वाले इन्वॉइसेस चेक करेंगे परचेज़ के, राइट, या एक्सपेंसेस के, इसलिए मैनेजमेंट ने 1000 रुपये से कम में ही रोज़ का खर्चा किया, रोज़ के पैसे उड़ाए और उसके रोज़ के खर्चे बुक कर दिए और उसके इन्वॉइसेस भी नहीं रखे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग चेक करने नहीं वाले। तो ये उनकी क्या थी, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम थी, क्या करने की, फ्रॉड करने की, राइट। फिर तीसरा पॉइंट, और उसमें फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी आ सकते हैं कि झूठे डॉक्यूमेंट बना दिए। मेरे को उन्होंने बताया कि ये 1 लाख रुपए की सेल्स, उन्होंने 1 लाख रुपए की परचेज़ बुक करी है, उन्होंने मेरे को इन्वॉइस भी दे दिया, राइट, लेकिन हमने तो इन्वॉइस देख लिया कि हाँ ये सही है, लेकिन हो सकता है वो झूठा हो सकता है उन्होंने झूठा इन्वॉइस बनाया हो, राइट। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड हो सकता है। मैंने तो ठीक है 100% भी चेक कर लिया, लेकिन फिर भी ये लीगल लिमिटेशन है, राइट, किसकी, ऑडिट प्रोसीजर्स की। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में ये लीगल लिमिटेशन आती है। फिर तीसरा पॉइंट था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हो सकता है वो अंदर कम पैसे में खर्चे करते हो या झूठा खर्चा बुक करते हो, राइट, सामने वाला झूठी सेल्स बुक कर रहा है, आप झूठी परचेस बुक कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, राइट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, राइट। फिर तीसरा क्या है, या फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में लीगल लिमिटेशन का सवाल आ सकता है। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट आपके ये। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हम फ्रॉड की तरह नहीं देखते। हो सकता है कि गलती हुई हो मैनेजमेंट से, क्योंकि जैसे अभी मैं प्रैक्टिकली भी चाहता हूँ ऑडिट करने, तो कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वॉइसेस हमको हाथ में मिलते हैं लेकिन वो एंट्रीज नहीं पड़ी होती, वो बुक नहीं हुए होते, चाहे वो परचेस के हो चाहे वो सेल्स के हो। बहुत सारे ऐसे इन्वॉइसेस निकलते हैं जो कि बुक नहीं हुए होते हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। तो वो मैनेजमेंट की गलतियाँ निकलती हैं, राइट। तो इसलिए
हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें। अब चाहे ये मैनेजमेंट की गलतियाँ है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं सोचते कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड करने के लिए ये इन्वॉइसेस बुक नहीं करे, राइट। इसके लिए ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक वो हो जाती है, राइट, लिमिटेशन का एक फैक्टर हो जाता है। फिर चौथा है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगेन सेम चीज़, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जैसे हम ऑडिट की बात हुई थी पहले लेक्चर में, राइट, कि नई 1 अप्रैल से मैंने ऑडिट चालू किया, राइट, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। 1 अप्रैल से मैंने ऑडिट करना चालू किया, राइट। अब 31 जुलाई समझो, या 31 अक्टूबर समझो लास्ट डेट है। अब मेरे पास कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, राइट। 7 महीने मेरे पास हुए। अब 7 महीने में मैं कितनी ही एंटिटीज़ का ऑडिट कर लूँगा, राइट। मेरे को बहुत सारी एंटिटीज़ है, समझो 1000 एंटिटीज़ है मेरे पास ऑडिट करने के लिए। तो और उनकी एजीएम अलग अलग डेट्स पड़ सकती है, तो उनकी एजीएम की डेट्स के हिसाब से समझो उस 1000 कंपनियों में से 500 कंपनियों की तो जुलाई से पहले ही मीटिंग है, तो उन 500 कंपनियों का ऑडिट मेरे को जुलाई से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टाइम की बहुत प्रॉब्लम है कि इस टाइम पर उनकी मीटिंग है। अब बीच में 29 तारीख को 29 मई को हमारे जिस कंपनी में ऑडिट कर रहा था उसकी मीटिंग थी, राइट। अब 29 मई को, मतलब अप्रैल से लेकर मई तक 2 महीने में उस कंपनी की मीटिंग थी। तो उस हिसाब से हमको बहुत फास्ट लेट तक बैठकर 10 11 बजे तक बैठकर भी काम ख़त्म करना पड़ा, राइट। तो उसमें एक तो जल्दी होती है काम की, जिसकी वजह से हम काम अच्छे से नहीं कर पाते, और ये ऑडिट की लिमिटेशन है, राइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइमलीनेस की एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। ये लिखो नहीं लिखो, ओके लिखो तो बढ़िया है। फिर बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे सर ने बात की 50,000 का स्टॉक सिंगापुर में पड़ा है, लेकिन मैं 5 लाख खर्च करके उधर चेक करने नहीं जाऊंगा। लेकिन हो सकता है वो 50,000 का स्टॉक वहाँ पर ना पड़ा हो, या वहाँ पर 50,000 का स्टॉक नहीं पड़ा हो, 50 लाख का पड़ा हो, लेकिन कंपनी ने वो सिर्फ 50,000 का बुक्स में बताया हो। तो अब क्योंकि मैं 5 लाख खर्च करके उधर चेक करने नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, तो मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि हाँ कंपनी एकदम सही है, क्योंकि वहाँ पर 50,000 का माल नहीं पड़ा हो सकता है, पड़ा ही नहीं हो सकता 50,000 का, 0 का पड़ा हो सकता है, या तो 50 लाख का भी पड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं चेक करके नहीं आया, इसलिए मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता और ऑडिट रिस्क को भी 0 नहीं कर सकता, राइट। तो फिर से मैं लिमिटेशंस बार रिपीट कर रहा हूँ जैसे आपके दिमाग में घुस जाए। देन फ्यूचर इवेंट्स, 5वां पॉइंट, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू। जैसे सर ने बोला कि आज मैंने कंपनी के बोल दिया कि हाँ बहुत बढ़िया है कंपनी, सारे एकदम मज़े में है, सब कुछ अकाउंटिंग बेस्ट है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दी, गारंटी दे दी कि कंपनी नहीं डूबेगी। लेकिन कल ऐसा कंपटीशन आ गया, कल रिलायंस की कंपनी आ गई, मुक्कू भाई आ गए उनके बिजनेस के सामने कंपटीशन करने, और एंटिटी चली गई डाउन सीधा दूसरे दिन ही। तो जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा चला जाएगा, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द फ्यूचर, राइट, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन का फैक्टर आ जाता है कि क्यों लिमिटेशन है, क्यों मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, और क्यों ऑडिट रिस्क 0 नहीं हो सकता। तो अगेन इनहेरेंट लिमिटेशन थी 2, कौन सी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता ऑडिटर, और दूसरा ऑडिट रिस्क को कभी 0 नहीं कर सकता, ना ही वो एक्सपेक्टेड है टू डू इट 0। और 5 पॉइंट्स हमने देखे। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें मैनेजमेंट का जजमेंट इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। दूसरा पॉइंट अपन ने कौन सा देखा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें हमने लीगल लिमिटेशन देखी एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन देखी। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या थी, सैम्पलिंग अप्रोच यूज़ करते हैं। लीगल लिमिटेशन में 3 पॉइंट थे, राइट। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा नोट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। चौथा हमने टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम देखा। और 5वां हमने देखा फ्यूचर इवेंट्स। ये सारे पॉइंट्स मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही आपको भी याद करना है। लेकिन कैसे याद होगा, बार बार पढ़ने से याद होगा, बार बार रिवाइज नहीं रिकॉल करने से याद होगा, राइट। अब मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, कई बार भूल भी जा रहा हूँ, तो तब देख रहा हूँ मैं, राइट। तो जब हम दिमाग पर जोर लगाते हैं वही चीज़ याद करने के लिए, तब हमारा दिमाग उसको याद करना कैसे है वो समझता है। वरना हम सिर्फ पढ़ते रहते तो दिमाग कैसे पढ़ना है वो समझ रहा है, लेकिन कैसे जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको याद करना है वो दिमाग कैसे समझेगा। तो जब हम उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, दिमाग पर जोर लगाएंगे, भले मत्थे में दर्द हो। मेरे को तो बहुत बार ऐसा हुआ, पहले जब पढ़ते टाइम रात को इतना सोते वक्त इतना दर्द होता था कि भाई साहब पूछो मत। सुबह को 2 घंटे ऑडिट पढ़ा, फिर इतना दर्द हो गया कि मेरे को दूसरा कुछ पढ़ ही नहीं पाऊँ मैं, ऐसा दर्द भी हो जाता था। लेकिन पढ़ना पड़ता है यार, इट इज़ सी है, ओके। आगे पढ़ते हैं।
बाकी सब पे इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अब ICI ने चैप्टर 1 में कुछ नए टॉपिक्स डाल दिए। ये टॉपिक्स पहले कभी ये अभी वाली डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ के छोड़ दीजिए। सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के सिलेबस में थी। जैसे पहला टॉपिक क्या आया, इंगेजमेंट। ऑडिट क्या एक एंगेजमेंट होती है यार। देखो क्लाइंट आपके पास आता है, भाई साहब प्लीज मेरे एंटिटी की आप ऑडिट कर लो, ठीक है। तो क्या हम एक एंगेजमेंट, एक अग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा, लिखा पढ़ी तो ये हमको फाउंडेशन में लॉ में पढ़ा दिया था कि अग्रीमेंट वगैरह बना के रखेंगे। तो सुनो, एंगेजमेंट का शाब्दिक मतलब क्या होता है सर? एंगेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट टू डू समथिंग। ये इसका मतलब है कि वी आर अग्रीइंग टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू डू समथिंग। तो ऑडिट के एंगेजमेंट में क्या होगा सर? एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में? ऑडिटर और उस क्लाइंट के बीच में जिसकी ऑडिट हुई है, अंडर विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस थ्रू एंगेजमेंट लेटर। लेटर पे साइन होगा, स्कोप वगैरह ये सारी चीजें अपन लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। ऐसे 210 के बारे में वो चैप्टर 11 में अपन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट लेटर बस एक रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, ऐसे 210। तो ये साइन करना पड़ेगा क्लाइंट ऑडिटर को बीच में मिलके। इसमें क्या होगा ये चैप्टर 11 में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट एंड रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो पर्पस क्या है एक्सटर्नल? अभी जब भी हम पूरी ऑडिट पढ़ रहे हैं, वी आर वर्किंग एज एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब सर ऑडिटर बहुत तरीके के होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है इंटरनल, जो इंटरनल कंट्रोल्स को जनरली चेक करता है, इंटरनल ऑडिट होता है। टैक्स का अलग, टैक्स ऑडिट अलग होती है, कॉस्ट ऑडिट अलग होती है, सेक्रेटरियल ऑडिट अलग होती है, और भी फॉरेंसिक ऑडिट हो गई या इन्वायरमेंटल ऑडिट हो गई, ये सारे ये ऑडिट्स होती है। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसको इंडिपेंडेंट रहना कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं भी रहा, एक बार चल जाएगा, वो मैनेजमेंट के अंदर का बंदा हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ऑडिट रिपोर्ट पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट या जिसको हम RA एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस, हमें इसी में मिलती है, हम ये भी कहते हैं। तो सब पर्पस है, ये भी नया टॉपिक है, पहले नहीं था बेटा। तो पर्पस इज टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है। बेनिफिट क्या होगा सर? ऑडिट करवाते हैं उसमें। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट या वाई इज ऑडिट नीडेड। ऑडिट की ज़रूरत क्या है, ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है, क्यों ऑडिट करते हैं, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या है, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड गिव कॉन्फिडेंस टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैंने अच्छी ऑडिट रिपोर्ट दी है, अच्छा ओपिनियन दिया है ऑडिट रिपोर्ट में, तो जो भी समझो अब रिलायंस की आप जाकर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो उसमें उसका अच्छा ही ओपिनियन है, इसीलिए उसका शेयर का भाव बढ़ रहा है या लोग उस पर विश्वास कर पा रहे हैं। तो ऑडिट का ओपिनियन अच्छा है, ऑडिट की रिपोर्ट अच्छी है, ऑडिटेड अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स ऑडिटेड हैं उस कंपनी के तो हम उस पर उसको एक हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मानते हैं और कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि यार ऑडिटर ने इसको बोला है कि ये अच्छी कंपनी है या अच्छी सब कुछ सही से चल रहा है। ऐसा अगर ऑडिटर ने बोला है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने बोला है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बोला है, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिसने उस कंपनी को लोन दिया है, बैंक्स ने दिया है या किसी पर्सन ने दिया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऑडिटर अकाउंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एंड गिव कॉन्फिडेंस टू यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी यूज़ करता है वो यूज़र्स के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है, राइट। फिर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर सेफ गार्डेड होता है, राइट। देन मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। बस इतना सोचो कि कंपनी से क्या क्या रिलेट करता है। कंपनी से पहला रिलेशन क्या आता है, अकाउंट्स का रिलेशन आता है। तो ऑडिटर अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कंपनी से रिलेटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर सेफ गार्ड होता है। फिर कंपनी से रिलेटेड क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मॉरल चेक हो जाता है ऑडिट करते हैं तो कि एम्प्लॉयज़ भी सही से काम कर रहे हैं या नहीं, राइट। फिर और कंपनी से रिलेटेड क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, तो हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट टू डिटरमाइन टैक्सेस सही से कंपनी पे कर रही है या नहीं, वो सब भी ऑडिट के अंदर कवर हो जाता है, राइट। देन रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स और लैंडर्स। कंपनी से रिलेटेड, कंपनी को लोन देने वाला कौन होते हैं, लैंडर्स, बैंकर्स, राइट। तो उन वो भी भरोसा कर सकते हैं कंपनी पर, किसकी वजह से, ऑडिट की वजह से। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की ऑडिट हो रही है। देन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या एरर, गलती हुई है या फ्रॉड हो रहे हैं या नहीं, वो सब किससे पता चलता है, फ्रॉड ऑडिट से ही पता चलता है, राइट। फिर रिव्यू ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहे हैं या नहीं।
वो भी पता चलता है। क्या करने से? ऑडिट करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने तो 10 एम्प्लॉइज़ को रखा हुआ था सोने की दुकान में कि आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, लेकिन वो 10 एम्प्लॉइज़ अच्छे से काम ही नहीं कर रहे थे या वो खुद ही चोरी कर रहे थे। ये ऑडिट जब हुई तब पता चला कि ये 10 जो ध्यान रख रहे हैं वही चोरी कर रहे हैं सारे, राइट? तो ये कैसे पता चला? ऑडिट होने पर पता चला कि जो इंटरनल कंट्रोल्स ये वॉचमैन्स जो थे या 10 लोग थे संभालने वाले, वो 10 लोग क्या थे? इंटरनल कंट्रोल्स थे कंपनी के, जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उस ऑपरेशन सही से नहीं चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। वो कैसे पता चला? जब ऑडिट हुई तब पता चला। तो ऑडिट का एक फ़ायदा ये भी है कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से चल रहे हैं या नहीं वो भी पता चल जाता है। तो पहला क्या था? ऑडिटर अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एंड क्या देते हैं? कॉन्फिडेंस देते हैं टू यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा क्या रिलेटेड होता है कंपनी से? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है। देन एम्प्लॉयज़ का मॉरल चेक होता है। फिर गवर्नमेंट को हेल्प होती है टैक्सेस डिटरमाइन करने में। फिर बैंकर्स एंड लेंडर्स के लिए हेल्पफुल होता है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या एरर पता चलता है। एंड इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं या नहीं वो भी पता चलता है। फायदा क्या मिलेगा इंटेंडेड यूजर? तो सर पहला फायदा, audited accounts provide high quality information and give confidence to the user of financial statement as compared to a non audited। किसी एक financial statement पे सीए का ठप्पा है तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना उसको देखकर, एज कम्पेयर टू अभी प्रिंट निकाला है नया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, देखो बैलेंस शीट टैली है, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर थोड़ा सेफ गार्ड होता है अगर ऑडिट होती है। मॉरल चेक एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय को भी डर लगा रहता है कि अरे हम कुछ गलत काम कर देंगे, ऑडिटर को पकड़ में आ जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि ये भी इंटेंडेड यूजर है। रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स लेंडर्स, वो क्रेडिट वर्दीनेस वाला यू पॉइंट याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, रिव्यू ऑफ एक्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की है, काम ही कर रहे हैं बेटा, साथ है लेकिन ईजी पॉइंट्स हैं 6 करके चले जाना इसके अंदर। अब ये सब नए टॉपिक लेकिन छोटे छोटे बहुत ईजी क्या अभी थोड़े चीज़ें मोस्ट ऑफ अभी ऐसी आएंगी चैप्टर 1 की जो कि याद करने जैसी नहीं है, बस समझ के छोड़ देना है, राइट? सर हर जगह को ऑडिट करवाना कंपलसरी है या ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी? देखो भैया कुछ एंटिटीज के लिए कंपलसरी है, बाकी के लिए करवाओ मत करो। तो मैंडेटरी किसके लिए? कंपनीज के लिए या ऐसे एंटिटीज जो थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है 10 करोड़ का है, ठीक है, टर्नओवर, अगर आप कैश में आपका काम नहीं है 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करवानी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चल जाते तो कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवानी है। या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको सरकार से ग्रांट मिलती है, ये भी चैप्टर 9 के अंदर बेटा अपन जब गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा कि उनको भी ऑडिट करवानी कंपलसरी हो जाती है। तो इनके लिए कंपलसरी है, इनके अलावा सबके लिए ये वॉलंटरी है। कौन अपॉइंट करता है? भाई ऑडिटर, ठीक है। तो भैया देखो जनरली तो ऑडिटर का पॉइंट, ये भी नया टॉपिक है, ये पहले चैप्टर 1 में नहीं हुआ करता था, कहीं नहीं हुआ करता था, एक बार 2 बार पॉज करके तुम लोग पढ़ते चले जाना, कि याद करने वाली बातें नहीं है। जो याद करने की थी वो मैंने आपको फैक्टर्स और के अंदर बता ही दिया था, ऑब्जेक्टिव बता ही दिया था, स्कोप बता ही दिया था, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ये सब याद करने का था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जनरली ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है कि सर ओनर खुद करता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनके लॉ रेगुलेशन होते हैं, वो बताता है कौन ऑडिटर होगा। ऐसी कंपनीज जो नॉन गवर्नमेंट है उसमें सेक्शन 139(1) में मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसे कंपनीज जो गवर्नमेंट है तो 139(7) एंड 139(5) में कौन करता है? C&AG करता है। अब जनरली कौन करता है? ओनर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मतलब जैसे आईसीआई है तो आईसीआई के सीए एक्ट में लिखा होगा कि आईसीआई का ऑडिटर कौन होगा। फॉर एग्जांपल एनएफआरए है तो एनएफआरए का ऑडिटर कौन होगा, वो एनएफआरए के एक्ट में लिखा होगा। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आईसीएसआई है, आईसीडब्ल्यूएआई है, वो सारे के एक्ट्स में लिखा होगा कि उनका ऑडिटर कौन रहेगा। फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिटर कौन रहेगा, वो C&AG अपॉइंट करता है। मेन ऑडिटर तो C&AG ही होता है, लेकिन C&AG अकेले, C&AG एक मानस होता है, एक इंसान होता है, वो एक इंसान सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट नहीं कर सकता, इसलिए C&AG अपॉइंट करता है कोई ऑडिटर को। जैसे मोस्टली हमारा एक कॉलेज है, हमारा समझो गुजरात यूनिवर्सिटी है पूरी, या उसकी कोई कॉलेज है तो उसका ऑडिट कौन करता है? तो
अगर फॉर एग्जांपल वो एक गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका ऑडिट हमारे अहमदाबाद में ही, मैंने एक फर्म का नाम सुना था बीच में ही, कल परसों में ही, वो करती है उस गुजरात यूनिवर्सिटी का या उसके कोई कॉलेज था उसका ऑडिट, राइट। तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट कौन करता है, वो कौन डिसाइड करेगा, CNHG। ऑन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ मतलब नॉर्मल कंपनीज़ का कौन ऑडिट करता, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स एट AGM, राइट। हर 5 साल में एक बार, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है लॉ में, याद आ रहा। देन फर्म्स पे कौन करते हैं, पार्टनर्स करते हैं, राइट, अपॉइंट, डन। फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स खुद करते हैं। तो ये कॉमन सेंस वाला मेरे को तो लगता है कि हमारे बच्चों के लिए तो अब तक, क्योंकि वो ऑडिट पढ़ के आ चुके हैं, तो कॉमन सेंस ही होना चाहिए। ये इतने छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें क्या ही करोगे और ज़्यादा ध्यान के। किसको ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, तो भैया रिपोर्ट एक तो रिटर्न में होनी चाहिए, वर्बल रिपोर्ट हो ही नहीं सकती वर्बल रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट ही चाहिए। और ये सबमिटेड उसी पर्सन को जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया है। किसने किया, इन लोगों ने किया सर, तो जिसने भी किया उनको आप ये रिपोर्ट दें। अब नया नाटक चैप्टर 1 के अंदर पहले नहीं था, फाइनल से उठा के डाला गया है। ये भी क्या है कि सर मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सिर्फ ऑडिट का काम करता है, नहीं, वो बहुत सारे काम करता है। और वो बहुत सारों का चार्ट मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। बस मैं तुम्हें एक बार दिखा रहा हूँ कि एक ऑडिटर बहुत सारे काम करता है, ये ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी कंट्रोल का काम कर सकता है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। ऑडिटर का काम करता है, वो एसए के हिसाब से करता है। रिव्यू का काम करता है, वो एसआरई के हिसाब से करता है। अब रिव्यू क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो हमने AS25 पढ़ा हुआ है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो AS25 के हिसाब से या इंडिया का भी उसका है एक, तो उसके हिसाब से जो भी लिस्टेड कंपनीज़ है उन लिस्टेड कंपनीज़ को हर क्वार्टर वाइज अपने फिनेंशियल रिजल्ट्स आउट करने होते हैं, देने होते हैं सेबी को, सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से। तो हर 3 महीने में जो वो इन्फॉर्मेशन देती है, हो सकता है उसमें वो कुछ गड़बड़े कर दे, राइट। तो पूरे साल के बाद तो ऑडिट होता ही है ख़त्म होने के बाद, लेकिन हर 3 महीने में, हर क्वार्टर वाइज भी जो वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है उसका रिव्यू होता है, ऑडिट नहीं होता, ध्यान रखना। अनऑडिटेड होती है वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बट रिव्यूड होती है, राइट। रिव्यू मतलब लिमिटेड एश्योरेंस, हमने पढ़ा ही हुआ होगा अपने ऑडिट पे, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में बता ही रहा हूँ। लिमिटेड एश्योरेंस मिलती है उसमें, रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं मिलती। रीजनेबल एश्योरेंस इज़ 50% टू 90%, बट लिमिटेड एश्योरेंस इज़ 25% टू 50%, 25 से 50% तक, कि हाँ सब कुछ सही है। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम ज़्यादा जाने देते हैं ऑडिट से भी, क्योंकि उसमें एक तो टाइम बहुत कम लगाना होता है रिव्यू करने में, क्योंकि क्वार्टर एंड होने के 45 डेज़ के अंदर हमको फिनेंशियल रिजल्ट्स देने होते हैं सेबी को। तो उसमें हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, राइट। तो हर 3-3 महीने में रिव्यू होता रहता है। तो एक ये भी ऑडिटर का काम आता है, रिव्यू करना। अब हमारे पास है, तो मेरे पास जो अभी हमारे फर्म में मेरे पास जो लिस्टेड कंपनी है जिसका मैं अभी भी काम कर रहा था, तो अभी तो हम उसका ऑडिट ही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि Q4 ख़त्म हो चुका है, 31 मार्च आ चुका था, इसलिए। अब जो क्वार्टर 1 जैसे ही 30 जून को ख़त्म होगा, फिर हम उसका रिव्यू चालू कर देंगे फर्स्ट क्वार्टर का। फिर ऐसे ही क्वार्टर 2 ख़त्म होगा, फिर उसका रिव्यू, फिर क्वार्टर 3 ख़त्म होगा, फिर उसका रिव्यू, एंड देन क्वार्टर 4 ख़त्म होगा तो फिर ऑडिट, राइट। तो ऐसे काम चलता है लिस्टेड कंपनी का। और अनलिस्टेड कंपनीज़ में या जो भी कंपनीज़ को क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करने होते, उनके लिए सिर्फ ऑडिट होता है, या लेकिन जो कंपनीज लिस्टेड है उनके लिए रिव्यू भी होता है एंड ऑडिट भी होता है। तो ऑडिटर का काम क्या क्या, क्वालिटी कंट्रोल का भी हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब समझो इंटरनल कंट्रोल्स जो लगाने हैं उनकी क्वालिटी सही से है कि नहीं, वो हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी हर चीज़ की हो सकती है, ऑडिट की भी क्वालिटी हो सकती है, रिव्यू की भी क्वालिटी हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल चेक करने वाले की भी और क्वालिटी हो सकती है कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। तो वो SQC जो है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो सब पर लागू हो जाता है, ऑडिटर को भी, रिव्यू करने वाले को भी, और एश्योरेंस एंगेजमेंट वाले को भी, राइट। फिर हमारा चौथा काम होता है ऑडिटर का, एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस मतलब अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, और एश्योरेंस हमेशा मोस्ट ऑफ किस पर होता है, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन पर होता है। फॉर एग्जांपल कोई CA
समझो कोई भी एंटिटी है, कोई कंपनी है, वो नई कंपनी आई है और वो बैंक के पास गई है लोन लेने, राइट? और वो बैंक बोल रही है कि मैं आपको लोन क्यों दूँ? आपका तो अभी आपने चालू किया है बिज़नेस और हमको क्या पता कि आपका अच्छा चलेगा या नहीं। तो उसके लिए एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट आती है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट, उसके भी सीए को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो जो नई कंपनी है वो सीए के पास जाएगी और वो उसको अपना सब कुछ बताएगी और उसके हिसाब से एक फ्यूचर में जो प्रिडिक्टेड है वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, राइट? बनवाएगी मतलब सीए से कि ये हमारे काम के हिसाब से प्रोजेक्टेड है और उस पर सीए का साइन लेकर आएगी कि हाँ, ये ऐसे इतना प्रॉफिट हो सकता है 1 साल के बाद, 10 करोड़ का प्रॉफिट 1 साल के बाद हमारा होगा इस एंटिटी का, नई कंपनी का। तो उस प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो सीए ने दी, जो सीए ने साइन करके दी, उसके बेसिस पर बैंक किसको, उस कंपनी को लोन देती है। तो ये जो ऑडिट सीए ने सर्विसेज दी, वो सीए इस सर्विस को क्या बोलते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस की सर्विस दे बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ पास्ट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं होती, क्योंकि पास्ट मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कौन सी सर्विस होती है, ऑडिट की सर्विस होती है एंड रिव्यू की सर्विस होती है। इन ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो भी सर्विसेज होती है वो सारी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब फ्यूचर की या प्रेजेंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर बेसिस होती है। वो हम धीरे धीरे आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, अभी तो मैंने आपको ओवरऑल रिव्यू और दे दी है। हाँ, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं वो उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट है और रिलेटेड सर्विसेज, अकाउंटेंसी हुआ, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, कुछ भी हुआ हो तो रिलेटेड सर्विसेज का काम होता है। तो मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बहुत काम कर सकते हो। अभी मैं इस पे फोकस कर रहा था ऑडिटिंग पे, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से चलती है, लेकिन काम बहुत सारे हैं। एक काम इसमें क्या हुआ, एश्योरेंस का। चलो अभी एक बार इस पेज पे है तो एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। बेटा तुम्हें पता है ऑडिट जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होगी वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होगी। ऑडिट भी जो होगी, जो बीत गया है ना, उसकी होगी। और जो रिव्यू होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जो रिव्यू होता है ना, वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होता है। ऑडिट और रिव्यू ये दोनों भाई हैं बेटा, ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के होते हैं। लेकिन जब हम अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो ये अश्योरेंस जो है ना, ये अदर दैन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर। मान लो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरे पास आया कि सर मेरे को बैंक से लोन लेना है, मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे। तो जब यार बैंक के पास अपन जाएंगे ना, तो बैंक पहली चीज़ तो क्या मांगेगा, पहली चीज़ तो बैंक मांगेगा कि सर जी आप हमको है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिट कंपलसरी है, नहीं है तो रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेजर डिफरेंस हो गया ऑडिट और रिव्यू के अंदर। वो चलो दे दिया, ये तो पास्ट का हुआ। बैंक एक चीज़ और मांगता है कि सर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं कोई पंडित हूँ जो मुझे फ्यूचर के बारे में पता होगा नहीं, लेकिन ये जो चीज़ है ना बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। आप कुछ अजम्पशन लेके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बनाओगे, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल सब प्रोजेक्शन आप करोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ये प्रेजेंट या फ्यूचर के प्रोजेक्शन है, तो ये ऑडिट और रिव्यू के अंदर नहीं आ सकते, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आएंगे। तो उसके बारे में बात हो रही है जब हम कुछ अजम्पशन लेके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं।